हे माय ब्यूटीफुल पीपल, आज हम करते हैं आईडीटी जो सीए फाइनल की इनडायरेक्ट टैक्सेशन जीएसटी जिसमें एंड कस्टम है। तो हम जीएसटी के पार्ट के अंदर एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उतना मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ जो इन फ्यूचर मेरे भी काम आएगी और कोई भी एक भी मेरा व्यूवर देख रहा हो तो उसके भी थोड़ी काम आ जाए। तो ये एक्सपोर्ट जो सेक्शन है उस सेक्शन चैप्टर है उसमें सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट जीरो रेटेड सप्लाई क्या कहती है। तो जीरो रेटेड सप्लाई जो होती है वो होती है पहली तो जैसे एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का, सर्विसेज का या फिर बोथ का, या फिर सप्लाई की है गुड्स सर्विसेज बोथ फॉर ऑथोराइज्ड ऑपरेशन टू द सेज डेवलपर या सेज यूनिट को अगर किया है बोले तो एक्सपोर्ट करा हो या फिर सेज यूनिट या सेज डेवलपर को अगर गुड्स वगैरह सर्विसेज वगैरह दी हो तो ये हमारा आता है जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर। अब जीरो रेटेड सप्लाई जो होती है वो एक तो होती है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करते हैं और एक होता है विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। अब विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी में ये चीज़ बोले हैं कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है जीरो रेट सप्लाई करता है तो वो एलिजिबल होगा क्लेम करने के लिए रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। यहाँ पे आईजीएसटी का पेमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि नहीं किया जाता क्योंकि ये जो होता है अंडर बॉन्ड या एलयूटी होता है। अब आप बोलोगे कि पेमेंट ही नहीं किया आईजीएसटी का तो रिफंड किस चीज़ का मांग रहे हैं। तो देखो जब बॉन्ड वगैरह है वो जब भरा जाता है दिखती सी बात है सिक्योरिटी है वो हमसे ले लेते हैं तो इसलिए यहाँ पे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आईजीएसटी की, बट रिफ़ंड हम ले सकते हैं जीरो रेटेड सप्लाई के केस में। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोवाइडेड एक मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन है कि जब क्या होता है कि जैसे सेल प्रोसीड मतलब एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट कर दिया, अब अमाउंट तो रेसिपिएंट से आनी चाहिए ना, बाहर वाली कंट्री से हमें पैसा तो चाहिए ना। तो उस टाइम पे सेल जो प्रोसीड होती है एक्सपोर्ट से उसको लाना ज़रूरी होता है इंडिया के अंदर। अब इंडिया में नहीं लाए और रिफ़ंड ले लिया उसने पहले से ही। अब इंडिया में तो लाए नहीं हमने एक्सपोर्ट की अमाउंट और रिफ़ंड हम पहले ही ले चुके हैं अनयूटिलाइज आईटीसी का। तो वो जो हमने रिफ़ंड जो लिया है उसको रजिस्टर्ड पर्सन को वापस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 50 विद इन 30 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट जो प्रिस्क्राइब है फेमा के अंदर। समझ गए आप। अब एक बात बताओ, एक्सपोर्ट आप कर रहे हो, एक्सपोर्ट करने के बाद में जो उसकी रियलाइजेशन अमाउंट है उसको लाना तो पड़ेगा ना सेल प्रोसीड को। आप नहीं लाओगे और उधर से सेकेंड हैंड में आपने रिफ़ंड ले लिया है आईटीसी का तो दिखती सी बात है रिफ़ंड वापस दो भाई गवर्नमेंट को और साथ में इंटरेस्ट भी दो। अब इन फ्यूचर सेल प्रोसीड है वो रियलाइज़ हो जाती है तो आपको जो रिफ़ंड आपने गवर्नमेंट को वापस दे दिया था ना वो आपको मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट की अमाउंट है वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पढ़ लिया था जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। इधर क्या है कि गवर्नमेंट जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल नोटिफाई कर सकता है क्लास ऑफ पर्सन को जो जीरो रेटेड सप्लाई करता है या फिर क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज को जो एक्सपोर्ट किया जाता है जिसको ऑन द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड सप्लायर जो है मतलब यहाँ पे पेमेंट किया जाता है आईजीएसटी का एंड सप्लायर यहाँ पे रिफंड के लिए क्लेम करता है। अब हम करने वाले हैं रूल 96 जिसमें ये बोलते हैं कि जैसे गुड्स एक्सपोर्ट किया जाता है और जिस पे आईजीएसटी पे किया जाता है उसके रिफंड के बारे में। तो एक्सपोर्ट जो गुड्स होता है गुड्स की बात कर रहे हैं सर्विसेज की नहीं, तो गुड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो शिपिंग बिल जो एक्सपोर्ट के टाइम पे जो दिया जाता है ना उसी को एक रिफंड एप्लीकेशन मानी जाती है। और एप्लीकेशन जो डीम्ड टू बी फाइल्ड कब होती है जब पर्सन इंचार्ज होता है कन्वेंस का वो फाइल करता है डिपार्चर मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट रिपोर्ट, ये सब चीज़ें वो करता है। शिपिंग बिल हो गया, बिल ऑफ एक्सपोर्ट हो गया, उसको डीम्ड एप्लीकेशन माना जाता है। और दूसरी एक चीज़ है एप्लीकेंट जो होता है उसको फर्निश करनी पड़ेगी एक वैलिड रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी जीएसटीआर 3B के अंदर। ये सब रिफंड की प्रोसेस है, ठीक है। बट इसमें एक प्रोवाइजो है जो बोलता है कि जैसे शिपिंग बिल है उसमें जो अमाउंट बताइए वो और जीएसटीआर 1 जो होता है उन दोनों में मिसमैच पाई जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि मिसमैच को ना रेक्टिफाई कर दिया जाता है एक्सपोर्टर के द्वारा। तो जिस दिन रेक्टिफाई किया जाता है ना उसी दिन को मान लिया जाता है अपने डीम्ड एप्लीकेशन।
ठीक है, रिफंड के लिए। फिर एप्लीकेंट जो होता है उसको आधार ऑथेंटिकेशन है उसको वो करवाना होता है। फिर उसको डिटेल ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस की जो होती है वो उसको फर्निश करनी पड़ती है GSTR 1 में और इलेक्ट्रॉनिक कॉमन पोर्टल पे आइस गेट के द्वारा, ये सब चीज़ें होती है। और कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है GSTR 3B की रिगार्डिंग, और ये सब चीज़ें रिफ़ंड की ही प्रोसेस में आती है। बट ना रिफ़ंड का क्लेम जो है वो विथहेल्ड भी किया जा सकता है। कहाँ कहाँ पे तो वो किया जा सकता है, अगर ऑन द रिक्वेस्ट फ्रॉम द जुरिडिक्शनल कमिश्नर जो होता है CGST, SGST, UTGST का, इनका जो ये कमिश्नर होता है, अगर ये रिक्वेस्ट कर दे या फिर प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम जो है डिटरमाइन कर दे कि जो गुड्स है जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो वायलेशन कर रहा है ऑफ द कस्टम एक्ट का, या फिर थर्ड केस ये है कि कमिश्नर इन बोर्ड ऑथोराइज्ड ऑफिसर बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस या फिर बेस्ड ऑन रिस्क पैरामीटर पे उनकी ओपिनियन हो जाए इन ऑफिसर्स वगैरह की कि जो एक्सपोर्टर है वो ITC जो अवेल्ड किया था, जो उसने एक्सपोर्टर ने ITC अवेल्ड कर ली थी, वो जो है किसकी विपरीत हो रही है, वो है इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, सेफगार्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के विरुद्ध हो रही है। तो इस केस में जो रिफंड जो है उसको विथहेल्ड किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं विथहेल्ड करने वाली जो चीज़ें हैं, ये सारी है एक्सपोर्ट के केस में जब रिफंड किया जाता है IGST का उस केस में, ठीक है। फिर उसके बाद में है कि फॉर नोटिफाइड क्लास ऑफ गुड्स रिफंड बाय GST पे टू गवर्नमेंट ऑफ भूटान। अच्छा, कुछ नोटिफाइड क्लास ऑफ गुड्स होते हैं जहाँ पे रिफंड ऑफ IGST जो पेड है वो किया जाता है किसको, गवर्नमेंट ऑफ भूटान को, ना कि एक्सपोर्टर को भूटान के केस में, ठीक है। फिर ये रिफंड ऑफ सर्विसेज की बात, रूल 96A क्या बोलता है गाइस, यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है ऑफ गुड्स और सर्विसेज का अंडर बॉन्ड या LUT के अंदर, ठीक है। तो इसमें ये है कि आप ये ध्यान रखना कभी भी, जैसे कि एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट का इनवॉइस है वो बनाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट का इनवॉइस बना दिया, फिर उसके बाद में GSTR 1 के अंदर, ठीक है, और कॉमन पोर्टल पे उसकी अपन इलेक्ट्रॉनिकली उसको फर्निश कर देंगे GSTR 1 को। जब गुड्स जो है नॉट एक्सपोर्टेड विद इन टाइम एंड RP फेल टू पे अमाउंट, इस केस में क्या होता है, एक्सपोर्टर जो है वो ना बॉन्ड LUT जो है ना वो एक्सपोर्ट करने से पहले ही उसको वो एग्जीक्यूट कर देते हैं बॉन्ड वगैरह को, और वहाँ पे एक्सपोर्ट की जो इनवॉइस है वो बना के GSTR 1 में इलेक्ट्रॉनिक कॉमन पोर्टल पे वो वहाँ पे फर्निश भी कर देते हैं। बट जैसे कि इनवॉइस भी बन गया लेकिन अभी 3 महीने हो गए, और 3 महीने हो गए अभी तक एक्सपोर्ट नहीं किया, रियल में एक्सपोर्ट नहीं किया, तो उसके जो नेक्स्ट जो 15 डेज़ है उसमें उसको इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, बस ये चीज़ होती है कि भाई एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, उस केस में क्या होता है, LUT जो है नॉट अलाउड फॉर दोज प्रोसिक्यूटेड फॉर द ऑफेंस, जहाँ पे टैक्स इवेड जो है वो मोर देन 250 लाख है वहाँ पे। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि भाई एक्सपोर्ट है ऑफ गुड्स का केस में है, मतलब कि 3 महीने तक अगर एक्सपोर्ट रियल में नहीं करा तो मतलब कि 3 महीने बीतने के बाद में 15 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% से, ठीक है। और वहीं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में क्या होता है कि इनवॉइस इशू हो गया सर्विसेज के केस में, और 1 साल के अंदर मतलब कि उसने मतलब इशू हो गया, ठीक है, और 1 साल के अंदर अंदर उसको एक्सपोर्ट करना था उसने, लेकिन सर्विसेज लेकिन वो नहीं करता है, तो वही 15 दिन के अंदर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये सीन चल रहा है इन लोगों का। इतना ही नहीं, इंटरेस्ट की बात नहीं है, फिर जो रिफ़ंड जो होता है ना, जैसे कि उन्होंने अगर रिफ़ंड ले लिया हो ना तो रिफ़ंड को वो वापस ले लेगी गवर्नमेंट, और ना रिफ़ंड वापस ले लेगी, और इन फ्यूचर जब एक्सपोर्ट कर दिया जाए या एक्सपोर्ट रियलाइज़ हो जाए ना, रियल में एक्सपोर्ट हो जाए, तो उस केस में वापस उसको रिफ़ंड मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा, ऐसा सीन होता है। ऐसे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एक्सपोर्टर है, सर्विस का एक्सपोर्टर है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर देता है अपनी सर्विसेज को, जैसे कि यहाँ पे ABC लिमिटेड इंडिया का है, तो इसको क्या है कि इसको क्लाइंट है USA का, इसको यहाँ पे सर्विसेज है वो एक्सपोर्ट करनी है 5 लाख की, तो ये क्या करता है कि अपना जो काम होता है वो सब कॉन्ट्रैक्ट करके 40% काम में उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर देता है XYZ लिमिटेड जो मैक्सी कंपनी है उसको। तो मतलब इसमें ये होता है कि अगर इनवॉइस जो है अगर वो $5 लाख का बना है, तो ये इंटायर इनवॉइस जो बना है इसको अलग कंसिडर करेंगे एक्सपोर्ट में, और जो इसने यहाँ इससे सर्विसेज लिए इसको एज ए इम्पोर्ट मान के इसको अलग अपन ट्रीट करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। इन दिस सिनेरियो इफ इंटायर इनवॉइस ऑफ $5 लाख इज रेस्ड बाय ABC लिमिटेड टू क्लाइंट, देन इंटायर वुड बी कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इवन दो 40% अमाउंट माइट नॉट हैव बीन रिसीव्ड इन इंडिया।
ठीक है। ड्यू टू डायरेक्टली बीइंग टू पेड टू XYZ लिमिटेड इन मेक्सिको इफ परमिटेड बाय RBI एंड 40% वुड separately be considered as import of services by ABC Limited in tax to be paid on RCM basis पे। तो ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग बाद में मर्चेंट एक्सपोर्ट होता है, जिसमें एक्सपोर्ट करती है तो एक लो रेट ऑफ GST का है 0.1%, मतलब 0.5% C, 0.5% 0.05% एस जो है चार्ज किया जाता है ऑन द सप्लाई पे एक्सपोर्ट करते हैं उस केस में थर्ड पार्टी से। ठीक है, रेसिपिएंट है वो एलिजिबल हो जाएगा क्लेम ITC क्लेम करने के लिए, एंड सप्लायर जो है वो रिफंड ले लेगा किसमें, रिफंड अंडर इन्वर्टेड रेटेड स्ट्रक्चर के अंदर। मतलब आप समझ गए, जो एक्सपोर्टर है सप्लायर तो वो तो क्या कर लेगा, रिफंड ले लेगा ITRS के अंदर, और जो रेसिपिएंट होता है वो ITC क्लेम कर लेगा इसका, और 0.1% से चार्ज किया जाता है GST।